नंबर 8, मैग्नेटिक पार्टिकल एप्लीकेशन। मैग्नेटिक पार्टिकल एप्लीकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रायर टू डिस्कशन द एप्लीकेशन। सबसे पहले हम लोग बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ सब प्रीवियस मेंशन प्रिंसिपल आर रिकैप्ड बिलो, थोड़ा बहुत हम आगे जो समझे हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, बाद में हम लोग प्रैक्टिकल साइड में जाते हैं। ठीक है, सेवरल डिफरेंट बेसिस आर यूज्ड टू क्लासिफाई मैग्नेटाइजिंग मेथड। देखो मैग्नेटाइजिंग मेथड है, उसमें बहुत सारे टाइप्स है। एज पर एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 7 उसमें टेक्निक्स दिया गया है टोटल 5 टाइप का। प्रोड टेक्निक, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टेक्निक, सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन टेक्निक, यॉक टेक्निक एंड मल्टी डायरेक्शन मैग्नेटाइजेशन टेक्निक्स। ये 5 टेक्निक है, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से, जो लोग, बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का अलग अलग मेथड का सिस्टम बनाते हैं। whether or not the magnetizing force is mentioned during the application of the medium, आप मीडियम कैसा अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से भी जनरली लोग मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड के डिवाइडेशन करते हैं। लोग बोलते हैं रेसिड्यूल मेथड और कंटिन्यूस मेथड। तो रेसिड्यूल मेथड जो है उसमें द मीडियम इज अप्लाइड आफ्टर द स्पेसिमेन हैज बीन मैग्नेटाइज्ड, मतलब स्पेसिमेन आपका मैग्नेटाइज हो चुका है, उसके बाद में आपको, मतलब करंट पहले पास कर चुके हैं आप, उसके बाद में आपको डालना है मैग्नेटिक फोर्स, रिमूव कर देना है और आपको मीडियम जो है वो अप्लाई करना है। मीडियम मतलब क्या? मीडियम मतलब आयरन पाउडर प्लस वाटर, या तो खाली ड्राई वाटर, ड्राई पाउडर। ठीक है, ये दोनों में से कोई अप्लाई करना है। जनरली क्या होता है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में, सबसे पहले हम लोग करते हैं क्लीनिंग, इसको बोलते हैं प्री क्लीनिंग। ठीक है, सबसे पहले प्री क्लीनिंग करते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, क्लीनिंग करने के बाद कॉन्ट्रास्ट लगाते हैं, व्हाइट कॉन्ट्रास्ट, राइट, अप्लाई व्हाइट कॉन्ट्रास्ट, APPLY, अप्लाई व्हाइट कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अप्लाई व्हाइट कॉन्ट्रास्ट। तीसरा क्या है, कोई बोल सकता है? फिर आपको कैलिब्रेशन करना है। क्या करना है, वरना यहां पे पहले से ही आप कैलिब्रेशन करके रख सकते हैं। कैलिब्रेशन पाई गेज से करना है, वेट लिफ्टिंग वगैरह सब करना है। अगर वेट लिफ्टिंग एसी का कर रहे हैं तो कितना केजी, कोई बोल सकता है? एसी का, एसी अगर हम रख रहे हैं तो कितना केजी वेट लिफ्टिंग होना चाहिए, कोई बोल सकता है? यहाँ पे ऑलरेडी आगे के चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एसी का जब वेट लिफ्टिंग हम लोग करते हैं तो कितना केजी करना चाहिए, चैट बॉक्स में डालिए प्लीज। कोई हिल नहीं रहा भाई, चैट बॉक्स में डालिए। वेरी गुड, एसी के लिए 4.5। तो एसी अगर कैलिब्रेशन हम लोग करेंगे, वो ये हमारा पाई गेज है, पाई गेज, उससे हम कैलिब्रेशन कर लेंगे। पाई गेज में 8 क्रॉस आते हैं, यहाँ पे ऐसा करके पाई गेज होता है। देखो मैं जनरली ऐसा ड्रॉ तो प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, लेकिन आप ऐसा समझ लो, ऐसा आता है, राइट, यहाँ पे ऐसा करके होता है। तो ये 6 जो क्रैक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्रैक, तो उसमें से आपको 6 दिखना चाहिए और मिनिमम 2 नहीं दिखेगा तो चलेगा, मिनिमम 6 दिखना चाहिए। वो भी आपको पैरेलल रखना है योक को। अगर योक आपने ऐसा रखा है तो ये आपका 2 नंबर का और ये 2 नंबर का और ये 6 नंबर का नहीं दिखेगा, बाकी सब चीज दिखेगा। ठीक है, ऐसा पाई गेज से आपको कैलिब्रेशन करना है। फिर वेट लिफ्टिंग करना है। एसी में कितना करना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट मार दिया है, वेरी गुड, 4.5। एसी में 4.5 केजी वो वेट लिफ्टिंग होना चाहिए, और डीसी में कितना, 18 केजी वेट लिफ्टिंग होना चाहिए। वो कहाँ लिखा है? एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 7 में जनरली लिखा गया है, तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे इसकी टॉपिक के ऊपर। तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा हम क्या कर सकते हैं, प्री क्लीनिंग, उसके बाद अप्लाई व्हाइट कॉन्ट्रास्ट, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है, राइट, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करो, अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। चौथा क्या कर सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद फिर आपको कौन सा मेथड से आप कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। वाटर प्लस आयरन पाउडर का मिक्सचर, जो बाथ अप्लाई करो। ठीक है, बाथ को अप्लाई करो, किसके ऊपर, वो बाथ में वाटर प्लस आयरन पाउडर होगा, या तो खाली क्या होगा, आयरन पाउडर। आयरन पाउडर, ये जो वाटर प्लस है उसको हम लोग बोलेंगे वेट मेथड, वेट मेथड।
और ये जो मेथड है उसको बोलेंगे ड्राई मेथड, खाली पाउडर डालना है ऊपर से तो ड्राई मेथड, वो दोनों कोई भी अप्लाई करो। पांचवा क्या है, इवेल्युएशन करो, इवेल्युएशन करो भाई, इंस्पेक्शन करो कि कुछ डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, किधर भी चिपका है कि नहीं है। छठा क्या करो, डीमैग्नेटाइज करो, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन करो, ठीक है। सातवां क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पोस्ट क्लीनिंग करो, ठीक है। इसमें कुछ छूट गया है, कोई बोल सकता है, कोई मिसिंग है, कुछ भी नहीं है कि नहीं है, क्या है, कोई बोल सकता है। इतना आपको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में करना है, लिखना है तो लिख लो। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो रेसिड्यूल मेथड, रेसिड्यूल मेथड में मीडियम इज अप्लाइड आफ्टर, क्या लिखा है, आफ्टर द स्पेसिमेन हैज बीन मैग्नेटाइज्ड एंड द मैग्नेटिक फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब करंट आपको पास करना है, फिर करंट बंद कर देना है, फिर आपको ये मीडियम अप्लाई करना है। मीडियम मतलब वाटर प्लस आयरन पाउडर का मिक्सचर। इसके बाद दिस मेथड इज नॉट यूज्ड ऑन स्पेसिमेन दैट हैव लो रिटेंटिविटी। लो रिटेंटिविटी जिसमें है उसमें आपको ये मेथड यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लो रिटेंटिविटी मेरे भाई क्या होगा, आपको यहाँ पे सीधा मैग्नेटिक फोर्स तो रिमूव कर दे रहे, पहले करंट पास कर रहे फिर मैग्नेटिक फोर्स रिमूव कर दे रहे, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ही अंदर नहीं रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं रहेगा तो आयरन पाउडर क्या घंटा चिपकेगा, कुछ भी नहीं चिपकेगा। तो इसी की वजह से जिसका लो रिटेंटिविटी है उसमें ये मेथड नहीं यूज करते हैं। दूसरी बात, चलो मैं आपको ये बोलूं कि अभी कंटिन्यूअस मेथड में ऐसा कर सकते हैं क्या, चालू करंट है उसमें ही हम लोग आयरन पाउडर डाल सकते हैं, यस। तो वही मेथड को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस मेथड। द मैग्नेटाइजिंग ऑपरेशन इज कंडक्टेड सिम्युलेटेनियसली विद द एप्लीकेशन ऑफ द ड्राई पाउडर और वेट पाउडर। तो ड्राई पाउडर और वेट पाउडर में आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक ऑपरेशन कंडक्टेड सिम्युलेटेनियसली, मतलब दोनों साथ में करंट भी पास करो, साथ साथ में आप वो वाटर प्लस आयरन पाउडर का पिचकारी है, आयरन पाउडर का जो है वो पिचकारी भी मारते रहो, ठीक है। थोड़ा हंसे भी रहो भाई, बोर नहीं हो जाने का। दूसरी बात, ये दो मेथड हमने समझ लिया, रेसिड्यूल मेथड, कंटिन्यूअस मेथड। रेसिड्यूल मेथड में करंट पास करना है, फिर करंट को बंद कर देना है, फिर आयरन पार्टिकल डालना है। उसके बाद दूसरा मेथड ऐसा है कि भाई आप सीधा करंट पास करते ही रखो और आप कंटिन्यूअस मेथड यूज करो जिसमें करंट पास करते रहो, या तो आप ड्राई पाउडर छिड़को रनिंग करंट में, या तो फिर वेट पाउडर छिड़को, तो वो भी एक मेथड है, ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन प्रोसीजर। सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन प्रोसीजर में जनरली क्या होता है, ये मेरा एक कोई सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन, तो मतलब सर्कुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो मेरा ये एक स्पेसिमेन है, तो इसमें मैं करंट ऐसा पास कर रहा हूं, मेटल के अंदर जो भी है आयन है समझो, तो मैं थंब रूल्स के हिसाब से मैं यहाँ पे मेरा उंगली घुसा रहा हूँ। तो वो कैसे डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे डायरेक्शन में ऐसे होगा ना भाई। मैं ड्रॉ करने के मैं माहिर नहीं हूं, लेकिन आप इतना समझ लो, उसका उंगली इस साइड घूमेगा तो यहाँ पे डायरेक्शन जो रहेगा वो ऐसे करके रहेगा, ठीक है, ऐसे करके रहेगा। राइट हैंड रूल्स का थंब जो है वो आप करंट की डायरेक्शन में रखो। यहाँ पे करंट है, करंट आए, या तो फिर आप ऐसा रखो, करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, वही डायरेक्शन में आपको थंब रखना है। राइट हैंड रूल चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 में हम समझे राइट हैंड रूल्स, यहाँ पे थंब इस साइड में आपको रखना है। तो इस साइड में जैसे ही थंब रखेंगे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जनरेट होगा, तो वो जो है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो वही सर्कुलर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, उसका डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। वेयर इट इज नेसेसरी टू पास द करंट थ्रू द स्पेसिमेन। क्या है, करंट आपको स्पेसिमेन के अंदर पास करना पड़ेगा। द केयर मस्ट बी एक्सरसाइज टू प्रिवेंट द आर्किंग और ओवरहीटिंग ऑफ द कॉन्टेक्ट एरिया। अभी कांड क्या होगा इसमें, कांड ये होगा मेरे भाई कि जब आप करंट डायरेक्टली अब इसमें पास कर रहे हैं तो ये हीट होगा, राइट, ये हीटिंग होगा ना। डायरेक्ट करंट आप पास कर रहे हैं यार, उसकी फटेगी, मटेरियल की फटेगी, मटेरियल की क्या फटके, वो क्या किस में वो बिहेवियर करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, वो हीटिंग हो जाएगा, मटेरियल आपका हीट हो जाएगा। तो ये याद रखना है। दूसरी बात, जहां से आप करंट पास कर रहे हैं वो एरिया का जो टच पॉइंट है, स्टार्टिंग जहां से करंट दे रहे वहां का आर्क स्ट्राइक का भी चांसेस है। दूसरा मैं आपको ये बोलूं तो समझो यहाँ पे मैं एक प्रोड मेथड यूज कर रहा हूं। कौन सा मेथड, ये मेरा वेल्ड ज्वाइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक प्रोड है, ऐसा ये प्रोड मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसा प्रोड है, यहाँ से ऐसे पकड़ा हुआ है, यहाँ पे ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ
एक मिनट में इसको वापस तरीके से ड्रॉ करता हूं। समझो ये मेरा एक प्लेट है, ठीक है, इसमें ये बीच में ऐसा एक लॉन्ग सिम है, ठीक है, ये लॉन्ग सिम है, यहाँ पे मैं प्रोड मेथड यूज कर रहा हूँ। ये है मेरा एक कॉपर का प्रोड, ठीक है, ये मेरा कॉपर का ये दूसरा प्रोड, ठीक है, ये प्रोड है दूसरा। अभी मैं ये बोलो कि ये प्रोड में यहाँ पे मैं पकड़ने का कुछ चीज है, यहाँ से मैं डायरेक्ट करंट पास कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट करंट पास करने से प्रॉब्लम क्या होगा, ये जो एरिया है मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो एरिया है वहां पे आर्क स्ट्राइक होने का चांस, क्योंकि वहां से डायरेक्ट करंट अंदर सीधा जा रहा है। करंट अगर सीधा जा रहा है तो वहां पे ये जो एरिया है, ये एरिया में राउंड कर रहा हूं, वहां पे कांड क्या होगा, आर्क स्ट्राइक होने का चांसेस है। और समझो ये काम बन गया, फिर इसको मैं ऐसा ऐसा लेटा देता हूं, समझो वो ऐसे ऐसे मैं रख देता हूं, इसको कैसे रखता हूं, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, ऐसे मैं नीचे रखता हूं, तो झोप के ऊपर भी रखेगा ना तो आर्क स्ट्राइक होगा। कैसे होगा, जैसे हम वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड का वेल्डिंग मारते हैं, एसएमएडब्ल्यू का हम इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग मारते हैं, तो होल्डर कभी कभी वर्क पीस के साथ में ऐसा टच करते हैं तो आर्क स्ट्राइक कैसे होता है, तो ये तो भाई डायरेक्ट करंट इसमें जा रहा है, डायरेक्ट करंट जाने के चक्कर में इसमें भी ऐसा प्रॉब्लम होने का चांसेस है। इसके लिए आपको मस्ट बी एक्सरसाइज टू प्रिवेंट द आर्किंग और ओवरहीटिंग ऑफ द कॉन्टेक्ट एरिया। जो कॉन्टेक्ट एरिया है वहां ओवरहीटिंग ना हो जाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसके मुझे प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन एक सर्कुलर मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, वो आप डायरेक्टली में आपको करंट पास करना है स्पेसिमेन के अंदर तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है, हीट हो जाएगा। तो आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। ऑल कॉन्टेक्ट एरिया मस्ट बी क्लीन, अगर क्लीन नहीं होगा, मिट्टी वगैरह होगा तो भी आर्क होगा, ठीक है, तो भी वहां पे करंट पास होने के टाइम पे आर्किंग होगा, ठीक है, याद रखो। एंड सुटेबल हेड प्रेशर मस्ट बी exerted into the ensure the यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन। आप लोगों को ये याद रखना है, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजेशन हो, ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या हो गया भाई, एक मिनट थोड़ा रुको, हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बंद हो गया है, ठीक है। उसके बाद अभी है लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, तो लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन किसमें किसमें प्रोड्यूस होगा, जैसे कि कॉइल, सोलेनॉइड कॉइल है, तो सोलेनॉइड कॉइल में भी लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा। कैसे, क्योंकि सोलेनॉइड कॉइल में राइट एंगल रूल्स यूज करेंगे, तो लॉन्जिट्यूडनल जो वर्क पीस है उसके बीच में है, तो उसमें लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, तो उसका भी डिस्कस करते हैं लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एक चीज दिखा रहा हूं लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में, ये लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में यहाँ पे एक मिनट, हाँ, समझो मेरा एक ऐसा एक टेस्ट पीस है, ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे ऐसा कॉइल वाउंड कर रहा हूँ, ठीक है, तो कॉइल अगर मैं वाउंड कर रहा हूँ, यहाँ से मैं करंट अंदर घुसा रहा हूँ, करंट, और यहां से मैं करंट बाहर आ रहा है, तो मुझे ये बोलो, कोई बोल सकता है कि इसमें लॉन्जिट्यूड, सॉरी, कोई बोल सकता है करंट में ये डायरेक्शन में डाल रहा हूं, तो ये जो वर्क पीस है, ये टेस्ट पीस है, ये टेस्ट पीस, उसमें फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, कोई बोल सकता है चैट बॉक्स में, कोई चैट बॉक्स में बोल सकता है। तो मेरे भाई टेस्ट पीस के अंदर ऐसा लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे जब काम करते हैं हम लोग अक्षीयल में, यस, यहाँ पे जो होगा फील्ड वो ऐसा राइट हैंड रूल्स यूज करेंगे, तो ऐसी डायरेक्शन में होगा, राइट। लेकिन ये डायरेक्शन के चक्कर में अगर ये चीज हम मेजर करेंगे, मटेरियल के अंदर चेक करेंगे, तो उसमें लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है, कहाँ गए यार, ओके। longitudinal में when the solenoid or coil used to magnetize the specimen
इट शुड बी नो लॉन्गर देन नेसेसरी टू अकोमोडेट द स्पेसिमेन। आपको यहाँ पे लंबा जो स्पेसिमेन है उसमें भी लार्जर देन नेसेसरी, मतलब छोटा पीस रहेगा उसमें भी कर सकते हैं। लार्जर के लिए अलग अलग शॉट लेना पड़ेगा। इसमें आप दोनों यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट और एसी करंट। डायरेक्ट करंट का प्रॉब्लम क्या है? टू बी ऑब्टेन इंडिकेशन इन डिसकंटिन्यूटी दैट में भी सब सरफेस में वो करेगा। और डायरेक्ट करंट जो है वो डायरेक्ट करंट डीसी एंड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, मतलब हाफ वेव डीसी शुड बी यूज। तो डायरेक्ट करंट और एसी में फर्क क्या है? देखो यहाँ पे मैं एक एसी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये एसी, ये प्लस माइनस ये हो गया एसी, लेकिन यही मैं यहाँ पे डीसी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये प्लस 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 ये डीसी है, ठीक है। यहाँ पे मैं हाफ वेव डीसी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ये प्लस 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 ये हाफ वेव डीसी है, या तो खाली ये हाफ वेव एसी है, ठीक है, ये दोनों नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डीसी में हम लोगों को ये सब सरफेस के अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं, और जो एसी है ओनली सरफेस के ऊपर जो डिसकंटिन्यूटी होगा उसी में हम लोग चेक कर सकते हैं। एसी इज यूज्ड व्हेन द डिसकंटिन्यूटी आर सस्पेक्टेड टू बी ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। किसमें? सरफेस जो रहता है उसके स्पेसिमेन के ऊपर ही हम लोग एसी यूज करेंगे तो ही हमको डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। लेकिन मैं अगर ये बोलूं कि यहाँ पे मैं एक स्पेसिमेन है, समझो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं, ये 50 mm का स्पेसिमेन है। कितने mm का? 50 mm का। यहाँ पे ऐसा कोई एक डिसकंटिन्यूटी है, एक यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो ये जो है वो सरफेस के ऊपर है, ठीक है, सरफेस के ऊपर। ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो 10 mm के अंदर है, और एक यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है वो जो है वो 3 mm के अंदर है, ठीक है। और ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो है हमारा 30 mm के या 40 mm, चलो 40 mm के अंदर रखते हैं, ठीक है, ये 40 mm के अंदर है, ठीक है। तो कौन सा ये सरफेस डिसकंटिन्यूटी किस में फाइंड कर सकता है? कोई चैट बॉक्स में बोल सकता है? प्लीज चैट बॉक्स में बोलिए, प्लीज हिले रहो। देखो मुझे एनर्जी तभी आएगा आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट मारो। आप लोग जितना जितना ज्यादा कमेंट मारोगे ना उतना एनर्जी से अलग अलग एग्जांपल प्रोड्यूस होंगे। अदरवाइज क्या है, ठीक है चलता है, ठीक है लाइन पढ़ लो हो गया काम खलास, ऐसा होगा, ठीक है। तो प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करेगा आप चैट बॉक्स में हिलते रहिए। सरफेस के ऊपर हम लोग करना है, सरफेस का डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है तो हमको एसी करंट यूज करना चाहिए। और एसी करंट जो है वो 10 mm नहीं फाइंड कर पाएगा, 40 mm नहीं फाइंड कर पाएगा, 3 mm नहीं फाइंड कर पाएगा। तो एसी जो है खाली सरफेस के ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ओके। डीसी जो है वो 10 mm भी नहीं कर पाएगा, 40 mm भी नहीं कर पाएगा, वो खाली डीसी जो है वो खाली यही डीसी खाली कर सकता है 3 mm का डिसकंटिन्यूटी। तो जनरल रूल्स ऐसा है कि आपको 1/4 इंच तक से डेप्थ में जनरली मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट नहीं कर सकते हैं। इंच को अगर mm में कन्वर्ट करते हैं तो 6.35 mm से डेप्थ में हम लोग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? वो उसका लिमिट है, वो मटेरियल का ऐसा, ये जो मेथड है उसका लिमिट है। इसके लिए फिर बाद में हमको यूटी करना पड़ेगा, या तो आरटी करो या तो दूसरा कोई मेथड यूज करो, ठीक है। याद रखो यहाँ पे ये उसका लिमिट है, ओके। टेस्टिंग मीडियम, पाउडर एंड सस्पेंशन। टेस्टिंग मीडियम, dry powder is commonly used to testing the weldment where the prod method is employed। जब prod method हम लोग यूज करते हैं तब हमको ड्राई पाउडर यूज करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन करता है। याद रखो prod method मतलब डायरेक्ट करंट फ्लो हमको फ्लो करना है किसमें? टेस्ट पीस के अंदर, उस टाइम पे आपको ड्राई पाउडर यूज करना चाहिए, ओके। द पाउडर इज स्प्रिंकल ऑन द सरफेस व्हाइल द मैग्नेटाइजिंग करंट इज फ्लोइंग। जब मैग्नेटिक करंट जब फ्लो होता है तब मेरे भाई, मैग्नेटिक करंट जब फ्लो होता है तब मेरे भाई ये जो पाउडर है उसको स्प्रिंकल से ऐड कर सकते हैं, या तो हम लोग होटल में खाना खाने जाते हैं तब क्या होता है हम लोगों को नमक डालने के लिए वो डब्बी देता है ना, वैसा डब्बी में भी आप आयरन पाउडर डाल दो और उसी से भी यूज कर सकते हो। या तो फिर आपके पास स्प्रिंकल है उससे भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन याद रखो वो जो पाउडर है 100 मेश का जो जाली रहता है, 100 मेश का जाली रहता है उसमें से पास हो जाना चाहिए। 100 मेश का जाली मतलब क्या होता है? छाहनी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। घर में जब खाना पकाने के लिए रोटी वगैरह वो आटा है उसको किसमें वो छाहनी से वो छालते हैं ना,
तो आप लोग क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आप इतना याद रखो वो एक यूनिट है 100 मेष का छानी जो है इसमें से वो पास होना चाहिए, ऐसा आयरन पाउडर होना चाहिए। ठीक है, फिर आप ऐसा नहीं बोलने का कि बड़े बड़े पत्थर लेके आ जाओ, सर ये भी आयरन पाउडर ही समझ लेंगे ना, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब वो सैंड होते हैं ना, छोटी छोटी सैंड, तो वो लेके आ जाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। वो जो सी का समंदर का वो बाहर से वो सैंड रहता है ना छोटा छोटा, वो भी थोड़ा बड़ा ही होता है, लेकिन वो भी लेके आ जाएंगे तो नहीं चलेगा। पत्थर बड़े बड़े ले जाएंगे तो नहीं चलेगा। वो पाउडर का भी साइज जो है 100 मेष की जाली से पास हो जाना चाहिए। हमने ऑलरेडी आगे के चैप्टर में ये चीज समझा। लिक्विड मीडियम नॉन फ्लोरोसेंट कैन बी यूज्ड इन बोथ वेट रेसिड्यूल एंड वेट कंटिन्यूअस मेथड। तो लिक्विड मीडियम जो है वो वाटर प्लस आयरन पाउडर का मिक्सचर वो बोथ में यूज होगा, रेसिड्यूल मेथड में भी या तो कंटिन्यूअस मेथड में भी। और लिक्विड मीडियम जो फ्लोरोसेंट है वो भी बोथ में यूज होगा। ठीक है, तो पार्टिकल आर कोटेड विथ फ्लोरोसेंट डाई विच व्हेन इंस्पेक्टेड अंडर द ब्लैक लाइट एंड फ्लोरोसेंट ब्रिलियंटी। ठीक है, ब्रिलियंसी अगर चेक करना मतलब ये जो फ्लोरोसेंट में हम लोगों को काम करना है, फ्लोरोसेंट मतलब ब्लैक लाइट, ब्लैक लाइट में हमको काम करना है। ठीक है, फ्लोरोसेंट मतलब ये एक मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का मेथड है। जो कुछ कुछ ऐसी जगह है वहां पे लाइट सिस्टम ही नहीं है, वहां पे लाइट नहीं है, या तो ऐसा कोई कोई रिक्वायरमेंट रहता, हाई सेंसिटिविटी कोई चाहिए कोई क्लाइंट को, तब क्लाइंट बोलता है कि भाई मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट तो करना है लेकिन फ्लोरोसेंट मेथड से करना है, क्योंकि फ्लोरोसेंट मेथड है एकदम सेंसिटिव मेथड है। ठीक है, तो उस टाइम पे आयन पार्टिकल का जो कलर है वो रेड होगा तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग तो जनरली क्या करते हैं रेड कलर, ब्लू कलर या तो फिर ग्रीन कलर ऐसा कोई पाउडर लेके आएंगे और हमको तो दिखेगा ही नहीं फ्लोरोसेंट, क्योंकि ब्लैक लाइट में तो दिखेगा ही नहीं। इसी के लिए आयन पार्टिकल जो है उसका कलर डाई किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, और वो कोटिंग किसका रहता है, फ्लोरोसेंट डाई का रहता है। कैसा, फ्लोरोसेंट डाई का उसका कोटिंग रहता है। और अगर फ्लोरोसेंट डाई का अगर आप कोटिंग करेंगे तभी आपको रात में मतलब ब्लैक लाइट में, यूवीए लाइट में, फिल्टर वाला लाइट में आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए यहां पे लिखा द बाथ स्ट्रेंथ कैन बी चेक्ड बाय द सेटलिंग टेस्ट डिस्क्राइब इन चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई सेटलिंग टेस्ट कैसा करना है और बाथ स्ट्रेंथ कैसे चेक किया जाता है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। तो ऐसा आपको करना चाहिए। तो जनरली क्या होता है 100 सीसी वाटर में 1.2 से 2.4 सीसी यूज करना है, किस में, नॉन फ्लोरोसेंट बाथ में। अगर फ्लोरोसेंट बात है तो 0.1 से लेके 0.4 सीसी आपको यूज करना है फ्लोरोसेंट बाथ में। मतलब यूज करना मतलब उतना आयन पार्टिकल डालना है, कंजूसाई नहीं करना है, आपको इतना डालना है, इतना मिनिमम लिमिट है। ये स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वेरीज होता रहता है, याद रखो। कोई कंपनी ऐसा बोलेगा कि भाई नहीं हम लोगों को तो यार इससे ज्यादा पार्टिकल चाहिए, तो हाँ डेफिनेटली अगर उसका स्पेसिफिकेशन रहेगा ऐसा तो आप वैसा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो जस्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के लिए आपको कंपनी ने कोड ने बोल दिया गया है। ठीक है, सरफेस प्रिपरेशन, सरफेस प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने के टाइम पे, ये prior to the magnetic particle testing the specimen should be thoroughly cleaned। स्पेसिमेन जो है एकदम क्लीन होना चाहिए। कांड क्या होता है, मैंने तो इंडिया में बहुत सारे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का विटनेस किया है। सब लोग क्या करते होता है, स्पैटर वगैरह होता है फिर भी मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करके आ जाते हैं, पता नहीं कैसे। जब उसको बोला जाता है कि भाई ये करो, ये प्रैक्टिकली नहीं चलेगा, यहाँ पे तो आपने क्लीन ही नहीं किया है, बुलाओ क्वालिटी वाले को, क्वालिटी इंजीनियर आएगा, साहब इतना तो चलता है ना। ये चलता है वर्ड की वजह से ही हमारा इंडिया आज पीछे रह गया मेरे भाई। आप लोगों को ये चीज नहीं करना है। आज सऊदी अरबिया को देखो, सऊदी अरबिया कैसा था, हमसे 50 साल पीछे था, हमसे 50 साल पीछे, लेकिन आज वो खाली लिखा हुआ फॉलो करके, ये सेमी वगैरह सब चीज का फॉलो करके, उसके बाद इतने इतने प्रोजेक्ट में वो इतने क्वालिटी से काम करके रिवर कम लेके आया। और रिवर किस में, वहां पे जीरो है, रिवर का तो हम लोग स्पेलिंग ही भूल जाते हैं सऊदी अरबिया में। जो आराम को काम करता है ना उसमें तो इतना टाइट इंस्पेक्शन होता है, एज पर कोड इंस्पेक्शन होता है। तो मेरे भाई वो लोग 50 साल पीछे थे हमसे, और आज हमसे 25 से 30 साल तक आगे निकल चुके हैं। आप सोचो कितना, 75 साल का उसने गैप मार लिया पिछले 30 सालों में। 30 भी नहीं, मैं तो ज्यादा बोल दिया, पिछले 20 सालों में उसने इतना वो जंप मार लिया। क्यों भाई, पहले ऐसा क्या हो गया भाई इंडिया आगे नहीं आ पाया? तो मेरे भाई चलता है, क्या बोलते हैं, ट्रूली क्लीन्ड, ट्रूली क्लीन होना चाहिए। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जब हम करते हैं तब स्पेसिमेन शुड बी ट्रूली क्लीन। लेकिन हमारे यहाँ पे मैनेजर का फोर्स रहता है, नहीं भाई वो मुझे अर्जेंट है, तुम खाली बोली, तुम क्वालिटी वाला सब जब जॉब रोकने के लिए आ जाता है ऐसा करके हमको भगा देता है। जब
यहाँ पे हम लोग स्ट्रांगली बिहेव करेंगे, नहीं नहीं चलेगा, जिसको बोलना बोलो, जॉब जाए तो भाड़ में गया, मैं काम करेगा तो एज पर कोड, एज पर स्पेसिफिकेशन, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेगा, वरना खलास जाओ। अगर सब लोग ऐसा करेंगे ना तब जाके होगा, वरना तो तुम गया तो तुम्हारा भाई आ जाएगा वहां पे। एटीट्यूड ऐसा रखो कि आप लोग सामने वाले से ऐसा क्वालिटी भी निकाल पाओ, हंसते हंसते उससे काम निकाल लो और अच्छा क्वालिटी से काम निकाल लो, ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग झगड़ालू स्वभाव के हैं, फाइटिंग मोड में है, तब तो सारा हमको लोगों को भगा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन जब बढ़ेगा तब ये सब सिस्टम यहाँ पे जनरेट होने ही वाला है। इसी के लिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रांग बनो, क्वालिटी नॉलेज होगा तो ही क्वालिटी लेके आओगे ना। आपको घंटा पता नहीं है तो ये लाइन आप कोड में दिखाई नहीं पाएंगे कि यार कोड में कहाँ लिखा क्लीन, तो आप अगर प्रोडक्शन इंजीनियर उसको दिखा देने का, देख भाई कोड में यहाँ लिखा है और हमारी प्रोसीजर में भी लिखा है, थ्रूली क्लीन होना चाहिए, यहाँ पे तो स्पैटर बहुत सारे पड़े हैं, नहीं चलेगा, फोटो खींचो सीधा मेल करो, खलास, नॉट एक्सेप्टेबल, एनसीआर जनरेट करो यार। लेकिन नहीं, हमको कुछ करना नहीं है, क्योंकि एनसीआर हम बनाएंगे तो हमको ही क्लोज करना है, एक तो ऊपर से इतने सारे लोड है और हम लोग काम करेंगे तो प्रॉब्लम। ये सब चीज को हमें फेस करना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है, पहले मुझे आगे करना है, ठीक है, मैं आगे आएगा तब लोग आगे आएंगे, ऐसा सोच के आपको आगे आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लीनिंग में बी इन्वॉल्व, रिमूव द फ्लैंक, slag, heavy build-up paint, rust, grease and other organic material that may interface with the testing result। कभी कभी क्या होता है, स्प्लैटर होता है, रस्ट होता है या ग्रीस होता है, ऑयल वगैरह पड़ा रहता है मटेरियल के ऊपर, तब भी हम लोगों को ये सब चीज रिमूव करना है। अगर नहीं किया तो कभी कभी तो है ना, मैं तो कंपनी में, बहुत सारी कंपनी में ऐसा देखता हूँ, ऊपर से वो जो क्रैन चलता है ना उसका ऑयल भी नीचे गिरता रहता है और वो ऑयल भी नहीं साफ करते, उसके ऊपर ही सीधा सीधा व्हाइट कलर का डेवलपर मार के, व्हाइट कलर का नॉट डेवलपर, व्हाइट कलर का कॉन्ट्रास्ट मार के सीधा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करके आ जाते हैं। पता नहीं यार टेक्नीशियन को कहां से ऐसा नॉलेज मिलता है कि ऑयल के ऊपर चलेगा यार, कोई देखने वाला नहीं है, चला लो, क्या करेंगे हम। मैं तो लोगों को समझा समझा के थक चुका हूं, लेकिन लोग समझते ही नहीं है, बस उसको तो अपने हिसाब से ही काम करना। मैनेजर बोलता है हीरो बनना है, सबको क्या करना है, वो क्वालिटी इंजीनियर जो है ना वो ठीक है सर मैं चला लेगा, तो हीरो बनना है, हीरोपंती छोड़ दो। अगर आप क्वालिटी से काम करोगे तो आप आगे जा पाओगे, वरना 20 से 25 हजार रुपया में 8-8 साल 6-6 साल तक आप काम करते ही रहोगे, ठीक है। आपको अगर पैसा कमाना है तो फंडा ये है, आप कुछ सीखो, आप क्वालिटी के हिसाब से काम करना सीखो। अगर प्रोसीजर के हिसाब से काम करोगे, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करोगे, तभी आपका वैल्यू बनेगा, वरना तो लोलम लोल सब चलता है, चल ही रहा है और आप भी चलोगे 20-25 हजार में तो चलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द smoother the surface and the more uniform the color, the more favorable are condition of the formation of the मैग्नेटिक पार्टिकल इंडिकेशन। अभी मुझे ये बोलो, अगर मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के अंदर व्हाइट कॉन्ट्रास्ट हम लोग प्रॉपर नहीं मारेंगे, मेरा प्लेट जो है वो रस्ट हो चुका है, रेडिश थोड़ा बन चुका है, ऊपर से मेरा आयरन पाउडर है वो भी रेड कलर का है, तो मुझे डिफेक्ट दिखेगा नहीं दिखेगा। तो हम लोगों को व्हाइट कॉन्ट्रास्ट प्रॉपर तरीके से मारना है, हम लोगों को कलर जो है उसका डिफरेंशिएट, जो कॉन्ट्रास्ट होता है, कॉन्ट्रास्ट के बारे में हमने 2 घंटा डिस्कस किया, रेडियोग्राफी टेस्टिंग चैप्टर नंबर 2, तो आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 वो सब चीज देख लेना चाहिए कि कॉन्ट्रास्ट क्या है। कॉन्ट्रास्ट मतलब दो चीज का तुरंत डिफरेंट, ब्लैक एंड व्हाइट देखो तो एक दूसरे से एकदम डिफरेंट, तुरंत हमको पता चलेगा ये ब्लैक है ये व्हाइट है। अगर व्हाइट के अंदर में ऐसा रेड कलर का पेन मारो तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया, व्हाइट के अंदर एकदम मस्त सा चकाचक रेड दिख रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट ऐसा हमको दिखना चाहिए। कोई भी मेटल पार्टिकल है तुरंत हमको रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ऐसा आपको व्हाइट कॉन्ट्रास्ट मारना चाहिए, या तो फिर आपको आपका आयरन पाउडर है वैसा आपको सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो मेरे भाई लोकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी दो ही जगह पे हो सकता है, या तो सरफेस के ऊपर है या तो सब सरफेस के अंदर है, नया कोई रॉकेट नहीं है। अगर सरफेस के ऊपर होगा तो आपको एसी यूज करना पड़ेगा, तो आप देखो वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका स्पेसिफिकेशन ऐसा बोलता है कि एसी यूज करके आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है आपको, तो आप एसी यूज करके करो। आपको आपका कंपनी का प्रोसीजर बोलता है कि भाई आपको डीसी से आपको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कंपनी को चाहिए सब सरफेस के अंदर का भी डिसकंटिन्यूटी चाहिए, जो 2-3 mm 4 mm या 5 mm तक जा पाते हो वहां तक का डिसकंटिन्यूटी चाहिए, तो वो करो आपको, ठीक है। लोकेशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी कैन बी लोकेटेड आइदर ऑन मतलब सरफेस के ऊपर और डायरेक्टली बिलो टू द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन, या तो सरफेस के डायरेक्टली बिलो में। अभी मुझे ये बोलो, जब सरफेस के ऊपर जो कोई भी डिसकंटिन्यूटी होगा वो जनरली कैसा, जनरली
अपीयर एज अ शार्प, एकदम शार्प दिखेगा। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट लाइन, मतलब एक अच्छे से लाइन में प्रेजेंट होगा, आपका आयन पार्टिकल अच्छे से चिपकेगा, आयन पार्टिकल एकदम शार्प लाइन बना लेगा। तो वहां पे आप लोगों को समझना है ये भाई साहब सरफेस के ऊपर कोई डिसकंटिन्यूटी है। अगर मेरा डिसकंटिन्यूटी लोकेटेड बिलो, तो सरफेस अपीयर इरेग्युलर, रेगुलर उसका थोड़ा शेप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, ठीक है, वो रफ भी होगा और हजी इंडिकेशन भी होगा, थोड़ा फजी सा महसूस भी हो सकता है। तो ऐसा आपको सब सरफेस के अंदर मिल सकता है। अभी डीमैग्नेटाइजेशन रिक्वायरमेंट, डीमैग्नेटाइजेशन जो है हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक रिवर्स मेथड एंड एक रिड्यूस मेथड। राइट, लोगों को भाई समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है कि बस चल रहा है, कोई क्या पता है, हम लोग सुनेंगे जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। समझ में आ रहा है तो यार चैट बॉक्स में डालो, अदरवाइज मैं ये टॉपिक को वापस समझाएगा, दूसरे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझाएगा, ठीक है। ओके, नीरज कुमार सर ने, वर्मा सर ने बोला है, सोनू पाल जी ने बोला है, वेरी गुड, यस समझ में आ रहा है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो डीमैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन का दो मेथड है, पहला है रिवर्स मेथड, रिवर्स मेथड, दूसरा है रिड्यूस मेथड। रिड्यूस मेथड, रिवर्स मतलब करंट को रिवर्स करो, या तो आपका पार्ट है उसको रिवर्स करो, या तो आपका योग का डायरेक्शन रिवर्स करो, तो उसको बोलते हैं रिवर्स मेथड। रिड्यूस मेथड मतलब आप जो करंट पास कर रहे हैं उससे थोड़ा, जहां पे आपका इंस्ट्रूमेंट पड़ा है वहां से आपका जो मटेरियल है, स्पेसिफिकेशन है, सॉरी स्पेसिमेन है या जॉब है, उसको धीरे धीरे, ऑब्जेक्ट है उसको धीरे धीरे दूर लेके जाओ, तो वो हो गया रिड्यूस मेथड। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बोलना चाहता है, सभी में ये टॉपिक रिपीट होता रहता है। If the specimen is to be magnetized in a second direction, this is the circular magnetizing field following by the longitudinal magnetization, and last apply field drive out the residual field from the proceeding the magnetization। तो आपको याद रखना है, जब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तब उसका डायरेक्शन देखना है, सर्कुलर में है या लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में। अगर सर्कुलर डायरेक्शन में है तो भाई हमको पसीना आ जाएगा डीमैग्नेटाइजेशन करने के लिए, क्योंकि सर्कुलर डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसको पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में, और लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन में ट्रांसफर करने के बाद फिर रेसिड्यूल मेथड जो है, रिवर्स एंड रिड्यूस वाला मेथड से आप लोगों को उसको निकाल देना है, डीमैग्नेटाइज कर देना है, ठीक है। दूसरी बात, this will happen only if the magnetic force is last applied to equal or higher than the previous residual field। तो मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूं, ये भाई साहब क्या कहना चाहता है कि समझो ये आपका एक प्लेट है, क्या है, ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट में आपने यहां से करंट पास किया 2000, कितना पास किया, 2000 एम्पियर का करंट पास किया, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, तो अभी आपको डीमैग्नेटाइज करना है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, आपने आयन पार्टिकल डाला, आपका काम हो गया, कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं है, वहां से अभी जाने का टाइम आ गया, लेकिन आपको पहले तो डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा, राइट। डीमैग्नेटाइज करेंगे तो ये 200 से आपको ज्यादा करंट रखना पड़ेगा ऑपोजिट साइड में। जब डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं तो आपको यहाँ पे 2500 शायद रखना पड़ेगा, 2000 से ज्यादा रखना पड़ेगा, राइट। तो यही वो लाइन बोलना चाहता है कि आपको पहले जो अप्लाई किया उससे हायर आपको डालना पड़ेगा, 2500 डालना पड़ेगा। तो 2500 डालेंगे तो 2500 माइनस 2000 कितना बचा भाई, मैथमेटिक वाले लोग, 500 बचा, 500 बचा ना, तो अभी इस साइड में अभी एक्स्ट्रा 500 बच जाएगा, कितना बचेगा, 500 बच जाएगा। अभी क्या हो गया, ये 200 250 को मैं निकाल देता हूं, ठीक है, 200 इस साइड डाला, 250 इस साइड डाला, तो 500 हमने एक्स्ट्रा डाला ना, तो वो 500 बच गया। अभी क्या करना है, इसको यहां से फिर अप्लाई करना है 500 से ज्यादा, अभी 500, अभी ये भूल जाओ, अभी मैं 500 से मुझे ज्यादा करना है, समझो आप 800 कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बोला ना वो कि ज्यादा डालना है तो 800 डालना है। तो अभी ये डायरेक्शन में अभी कितना बचेगा, ये डायरेक्शन में, क्योंकि देखो 800 माइनस 500 तो कितना बचेगा, 300 बचेगा ना। तो अभी हमें इस साइड में 300 करंट बचा, तो ये सब डायरेक्शन में हम लोगों को अभी 300 को निकालने के लिए कितना डालना पड़ेगा, हमें 300 से ज्यादा लेना पड़ेगा, तो 350 लो, चलो 350 लिया तो 50 अभी इसमें बच गया, तो 50 यहाँ पे, फिर लास्ट में अब छोटा आया है तो फिर 50 का 50 अप्लाई करके कंट्रोल कर दो, जीरो कर दो, इसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन का रिड्यूसिंग मेथड। अभी दूसरी बात,
अभी ये साइकिल कितनी बार ऐसा कर सकते हैं, तो डीसी करंट अगर है तो आप मैक्स मिनिमम जो है 10 बार तो करना ही है। कितनी बार? 10 बार। और मैक्सिमम जो है वो 30 बार से ज्यादा नहीं जाना है। मैक्सिमम 30 से ज्यादा नहीं जाना है, याद रखो 30 से ज्यादा नहीं जाना है। 10 से आपको मिनिमम तो 10 बार जाना ही है और 30 से ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। ये फंडा आपको पता होना चाहिए। तो ये लाइन यही बोलता है, हाउएवर दिस विल हैपन ओनली इफ द मैग्नेटिक फोर्स इज लास्ट अप्लाइड, जिसने किया है वो इज इक्वल टू और हायर देन द प्रीवियस रेसिड्यूल फील्ड अप्लाई। इक्वल टू रखो या तो आप हायर थोड़ा रखो, हायर का मेथड अच्छा है। इक्वल टू रखेंगे तो भी उसमें थोड़ा बहुत रेसिड्यूल फील्ड जनरेट होने का आशंका हो सकती है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, रहने का चांसेस हो सकता है। इसके लिए हम लोग जनरली हायर कर लेते हैं, थोड़ा हायर डालते हैं। मैं अभी एग्जांपल दिया ना वैसा। अभी लार्ज स्पेसिमेन कैन बी फाउंड डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज कंप्लीटली। अब अगर लार्ज स्पेसिमेन है उसमें डीमैग्नेटाइजेशन करने में पानी निकल जाता है, क्योंकि लार्ज मैग्नेटिक पार्टिकल तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन फिर उसको डीमैग्नेटाइज करने में, मैं आपको एक एग्जांपल शायद दिया था, एक शाफ्ट था उसका मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट विटनेस करने के लिए मैं गया और वहां पे उन लोगों को करने में विथ इन 1 आवर्स में उन्होंने मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर दिया, लेकिन उसको डीमैग्नेटाइजेशन करने के लिए उसको 3 घंटा लग गया। आप सोचो, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना इजी है लेकिन डीमैग्नेटाइज करना पानी निकल जाता है भाई। आगे बढ़ते हैं। शिफ्टिंग द स्पेसिमेन अलाइन विद द ईस्ट एंड वेस्ट पोजीशन फ्रॉम द ओरिजिनल नॉर्थ एंड साउथ पोजीशन फैसिलिटीज डीमैग्नेटाइज द रीजन ऑफ द इन्फ्लुएंस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अभी मैं आपको ये बोलूं, ये मेरा अर्थ है, ठीक है। अभी डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। ये मेरा साउथ डायरेक्शन है। हम लोग यहाँ पे, ये यहाँ पे हिमालय है समझो, यहाँ पे श्रीलंका है, तो ये नॉर्थ एंड साउथ है, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हमारा जो अर्थ है, हमारा पृथ्वी है, उसका भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, पता है ना। उसी की वजह से तो होका यंत्र जो है, समंदर में जाने वाले लोग है वो घड़ी यूज करते हैं, वो डायरेक्शन प्रॉपर क्यों दिखाता है, क्योंकि भाई वो मैग्नेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से काम करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी आपके मटेरियल के अंदर थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड को डीमैग्नेटाइज नहीं करने देगा, या तो डीमैग्नेटाइज उसमें इसका भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा, जहां पे बहुत क्रिटिकल पार्ट होते हैं वहां पे, ठीक है। हाँ, हम लोग कहाँ करते हैं, हमने तो ऐसा देखा नहीं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए, ठीक है। समझो एक बड़ा पार्ट है तो आप लोगों को उसको ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे रखना है, फिर आप ऐसे डाल के नहीं रखने का, ठीक है। ऐसे डाल के यहाँ पे एनएच थ्रू हुआ और ये सब चीज आपको नहीं करना है। आपको ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में जनरली आपको ये टेस्ट पीस को रखना है। तो अभी आप छोटे की बात करो, इतना बड़ा पृथ्वी में इतना बड़ा क्यों दिखा दिया भाई। आप ऐसा समझो भाई, सामने का अर्थ एक एक नॉर्थ है, एक वेस्ट है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो साउथ है और उस मेरे ऑपोजिट साइड का नॉर्थ है, ऐसा समझ के काम करो यार। छोटा भले ही पार्ट है तो वो भी आपको उसके हिसाब से ऐसे रखना पड़ेगा, नॉर्थ एंड ईस्ट डायरेक्शन में रख के आपको डीमैग्नेटाइजेशन करना पड़ेगा। ये बहुत सारा क्रिटिकल चीज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। चैप्टर छोटा है, ठीक है, इसमें बड़ा चैप्टर नहीं है तो टेंशन नहीं लेने का, बस एक ही अभी पेज बचा है। आगे बढ़ते हैं। द स्मूथर द सरफेस एंड मोर इंफॉर्मेशन कलर मोर फेवरेबल। ओके, ये तो बात हो गया है भाई, कहाँ पहुंच गए हम लोग, हाँ यहाँ पे पहुंचे थे, ठीक है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटाइजिंग पार्टिकल टेस्टिंग प्रोसीजर। अभी एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग प्रोसीजर, अभी हम लोग एप्लीकेशन में जाते हैं, प्रैक्टिकल साइड थोड़ा जाते हैं, ठीक है। अभी देखो, द रिमाइंडर दिस लेसन कंसीडर contain the typical application of magnetic particle testing। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग का अलग अलग एप्लीकेशन है, आज मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाएगा, वो समझ लो। एडिशनल एप्लीकेशन इज डिस्कस्ड, आगे के पेज में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेक्नीशियन मस्ट हैव, क्या लिखा है, मस्ट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीजन ऑफ अप्लाइंग द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ द सेम पार्ट। एक पार्ट का किस तरीके से आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करने के लिए आप टेक्नीशियन के लायक नहीं है। मेरे भाई याद रखो, आप लोगों को मस्ट हैव गुड अंडरस्टैंड टू रीजन ऑफ अप्लाइंग द उसमें आपको ये सब चीज पता होना चाहिए कि कैसे ये पार्ट, ये टेस्ट पीस को मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे और ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी मिसिंग ना हो जाए, वो सब चीज इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू सिलेक्ट द प्रॉपर टेक्निक्स
एंड प्रोसीड्यूर टू ऑब्टेन द बेस्ट रिजल्ट। तो कितने टाइप के टेक्निक्स है? प्रोड टेक्निक, लॉन्जिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन टेक्निक, सर्कुलर टेक्निक्स, यॉक टेक्निक्स एंड मल्टी डायरेक्शनल मैग्नेटाइजेशन फील्ड के टेक्निक। तो ये सब डायरेक्शन में सभी मटेरियल के अंदर कौन कौन सा हमको काम आएगा, तो हम लोग एक एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, चलो एक मैग्नेटाइजेशन ऑफ सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है। सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है, यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी ए है, यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी बी है, यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी सी है। तो भाई अभी आप उठ जाओ, आप चैट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट करो कि मैं इसमें कौन सा फील्ड अप्लाई करेगा और कैसे फील्ड अप्लाई करेगा तो ये तीनों डिसकंटिन्यूटी मिल जाए। कोई बोल सकता है? तो मैं पहले तो इसमें कॉइल लगाएगा, कॉइल लगाएगा तो लॉन्जिट्यूडनल फील्ड प्रोड्यूस होगा इसमें, राइट। लॉन्जिट्यूडनल फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मैं कम से कम इसको फाइंड कर देगा, इसको फाइंड कर देगा, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल। और लेकिन ये बच जाएगा क्योंकि यहां से ये निकल जाएगा, मतलब ये सी जो है वो बच जाएगा, राइट। तो मुझे अभी सी को पकड़ना है, ए और बी मैंने पकड़ लिया है, तो सी को कैसे पकड़ेंगे? मैं यहाँ पे कौन सा ऐसा मेथड अप्लाई करेगा? डायरेक्ट करंट पास करेगा, राइट। डायरेक्ट करंट यहां से पास करेगा तो जो हमारा फील्ड है राइट हैंड रूल्स के हिसाब से, राइट हैंड रूल के हिसाब से यहाँ पे मैं ये करंट है, ठीक है, फील्ड नहीं है, ये करंट है, ठीक है, ये करंट है, ठीक है, करंट ऐसा पास किया राइट हैंड रूल्स के हिसाब से। अगर मैं बोलूं तो इस डायरेक्शन में, ऐसा राउंड डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। राउंड डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो मेरे भाई ये पकड़ा जाएगा, सी भी पकड़ा जाएगा, तो डेफिनेटली ये दोनों काम बन जाएगा। लेकिन आपको दो बार ये मशीन इसको डालना पड़ेगा। एक तो यॉक मेथड, देखो यॉक नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, प्रोड मेथड, प्रोड मेथड या हेडशॉट मेथड, हेडशॉट मेथड है ये, ठीक है। हेडशॉट मेथड में क्या होता है, आप लोग यहां से डायरेक्ट करंट पास करो राइट हैंड रूल्स के हिसाब से, ये फील्ड ऐसे प्रोड्यूस हुआ तो ये भाई साहब जो सी वाला था वो पकड़ा गया, और ए और बी वाला कॉइल मेथड में भी आप पकड़े जा सकते हैं। ये जो कॉइल मेथड है वो इसमें ऐसा करंट पास करो तो लॉन्जिट्यूडनल फील्ड जनरेट होगा, तो लॉन्जिट्यूडनल फील्ड जनरेट होगा तो ए एंड बी दोनों पकड़ा जाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया हमारा सिस्टम का। अभी दूसरा एग्जांपल है तो लार्ज गियर, मैग्नेटाइजेशन फॉर लार्ज गियर। उसमें हम लोग कैसे मैग्नेटिक फील्ड एक्सेप्ट मतलब पकड़ सकते हैं? यहाँ पे समझो एक ऐसा क्रैक है, क्या है, एक ऐसा क्रैक है, यहाँ पे भी एक ऐसा क्रैक है, तो ये यॉक मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यॉक मेथड तो बड़ा ये तो ऑलराउंडर मेथड है यार, तो यॉक मेथड में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरा कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं अगर हेडशॉट लगा दूं, यहाँ पे हेडशॉट के अंदर मैं यहाँ से करंट ऐसा पास करूं, ऐसे यहाँ पे करंट जाएगा तो यहाँ पे राइट हैंड रूल्स के हिसाब से ऐसे करके ये पकड़ा जाएगा, राइट, ये दोनों पकड़े जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो ये हेडशॉट मेथड में यहाँ से करंट ऐसा पास किया तो इसमें राइट हैंड रूल्स, अगर मैं थंब इस साइड में लगाऊं तो मेरा थंब इस साइड में लगाऊं तो ये मेरा उंगली जो है ऐसे ऐसे राउंड होगा, ठीक है। मैं ऐसा ड्रोवर नहीं हूं, लेकिन फिर भी पेंटर नहीं हूं, लेकिन आप समझ लो राइट हैंड रूल्स आप यूज करो, आपका उंगली यूज करो तो आपको कौन सी डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये डायरेक्शन में फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो आपको ये सब चीज मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, दूसरा एक बच जाएगा। देखो यहाँ पे आप लोगों को अगर यॉक मेथड यूज करेंगे, सॉरी हेडशॉट मेथड यूज करेंगे तो हेडशॉट मेथड में आपको ऐसे डायरेक्शन में फील्ड जनरेट होगा तो ये पकड़ा जाएगा, लेकिन ऐसे डायरेक्शन में होगा तो ये बच जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा उल्टा करके लगाओ ना। इसमें इस बार ऐसा लगाया, बीच में घुसाया, अभी ऐसा उल्टा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा लगा दो, या तो ऐसा लगा दो, ऐसा भी लगा के आप लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कर लेना है, आप ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं किया चलेगा, ये एक डिसकंटिन्यूटी क्या, अरे एक डिसकंटिन्यूटी वाट लगा देता है, एक डिसकंटिन्यूटी एक, देखो एक थोड़े टाइम पहले यहाँ दहेज में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि जब उसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया, पहले तो उसमें बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि इंजीनियर वहां पे गास्केट ही लगाना भूल गया है। तो आप सोचो एक गास्केट कितने लोगों का जिंदगी ले सकता है, वैसे यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी बहुत सारे लोगों का लाइफ ले सकता है। इसके लिए आपको एक केयर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए लिखा है, देखो फर्स्ट शॉट आपको ऐसा लेना है तो वो भी एक कोई भी पकड़ा जाएगा, सेकंड शॉट ऐसा लेना है तो पूरा का पूरा पार्ट, आपका जो पार्ट है, स्पेसिमेन है, उसका आप पकड़ सकते हैं। क्या पकड़ सकते हैं? डिसकंटिन्यूटी, और कुछ नहीं पकड़ने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटाइजेशन ऑफ द शॉर्ट
होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर जो है उसमें आप कैसे पकड़ पाएंगे, तो उसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो यहाँ पे हेडशॉट मेथड में अंदर घुसा दिया, लेकिन इसमें दोनों का दोनों पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे, शायद आप दोनों ना पकड़ पाए, तो आपको दूसरा भी मेथड यहाँ पे यूज करना है, लॉन्जिट्यूडनल वाला या तो यॉक मेथड वाला, जो भी है उसमें ये सब चीज पकड़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉइल मेथड के अंदर भी वो सिलेंडर डाला है, ठीक है, तो वो भी आप लोग काम कर सकते हैं आयन पार्टिकल डाल के, तो वहां पे आयन पार्टिकल चिपक जाएगा। ओके, अभी बात करते हैं हेडशॉट सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन विथ सेंट्रल कंडक्टर। सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन और सेंट्रल कंडक्टर जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सेंट्रल कंडक्टर है, ठीक है, सेंट्रल कंडक्टर है, करंट हमने पास किया और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि राइट हैंड रूल्स अगर आप यूज करो तो दोनों परपेंडिकुलर होता है। राइट हैंड रूल्स मतलब क्या है, ये जो डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, ये जो करंट पास हो रहा है वो करंट की डायरेक्शन में आपको अपना राइट हैंड है उसका थंब रखना है, उंगली जिस साइड में, चारों उंगली जिस साइड में राउंड होते हैं उसको पकड़ने का है, ठीक है। जैसे पेन कैसे पकड़ते हैं एक हाथों से, तो वैसे आप पूरा का पूरा अच्छे से पकड़ लो, तो वो जो आपका उंगली है वो जो डायरेक्शन में राउंड होगा वो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो हो गया है राइट हैंड रूल्स। तो इसमें ऐसा भी करके आप पकड़ सकते हैं। ओके, मैग्नेटाइजेशन ऑफ इरेग्युलर शेप स्पेसिमेन। तो इरेग्युलर शेप स्पेसिमेन है तो ज्यादा शॉट लो, हेडशॉट 1, हेडशॉट 2, हेडशॉट 3, ऐसा अलग अलग घुमा घुमा के स्पेसिमेन को आप घुमा घुमा के लगाओ, या तो यॉक मेथड में घुमा घुमा के 5-6 बार ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, मैग्नेटाइजेशन और लार्ज वेल्डमेंट कास्टेबल या वेल्डमेंट और कास्टिंग। समझो कोई एक लॉन्ग सिम है, तो लॉन्ग सिम में यहाँ पे प्रोड मेथड ये यूज किया है, देखा आपने, प्रोड मेथड भी यूज कर सकते हैं, तो प्रोड मेथड यूज करो भाई, अलग अलग डायरेक्शन में जिग में इसके हिसाब से आप काम करो, तो आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा। कौन सा है, क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्रिस क्रॉस पैटर्न मतलब मैं यहाँ पे क्रिस क्रॉस पैटर्न पहले यहाँ लगाने का, फिर यहाँ लगाने का, फिर ये दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूँ, एक यहाँ लगाने का, एक यहाँ लगाने का, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे करते आप आगे बढ़ते जाओ। फिर से मैं यहाँ पे मेरा उंगली से ही दोनों कर देता हूँ, तो आपकी देखो मेरा ये दो उंगली टच हो रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ऐसा ऐसा करते आपको क्रिस क्रॉस, मतलब यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये कौन सा मेथड हो गया, क्रिस क्रॉस पैटर्न। क्रिस क्रॉस पैटर्न से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग इंडस्ट्री में काम किया है, जिन लोगों को ये यॉक मेथड आइडिया है कि कैसे काम करता है, तो वो मैं कभी यूट्यूब में प्रैक्टिकल भी डालेगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्रिस क्रॉस पैटर्न